बेसिकली ये करती हैं कि वो क्या करती हैं कि अपने पास बहुत ही जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होता है वो ख़रीद लेती हैं। हम अपने पास सर्वर्स ख़रीद लेंगी, प्रोसेसिंग यूनिट्स ख़रीद लेंगी, उसके बाद उनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होती है, उनके पास स्टोरेज इक्विपमेंट अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब है कि ह्यूज स्टोरेज इक्विपमेंट होता है। अच्छा, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट भी उनके पास टॉप ऑफ द क्लास होता है। तो वो कर और उनके पास फिर उस हार्डवेयर किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें डेफिनेटली सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, और वो सॉफ्टवेयर्स भी लाइसेंस्ड होने चाहिए। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर भी दो किस्म के हैं। एक हमारे पास सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, उसके बरक्स जो है हमारे पास क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। तो लाइसेंस्ड हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। तो होता बेसिकली क्या है कि अ, हमारे पास रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हो गए। तो ये लिख लें कहीं आप लोग कि हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। क्योंकि हम हमारे पास अगर हम ई बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी क्या कहना चाहिए, स्विफ्ट प्रोसेसिंग के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी या ज़्यादा प्रोसेसर की ज़रूरत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ले लेते हैं, उनको हम कहते हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, नंबर वन। नंबर टू, हम जब किसी चीज़ को प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास डाटा जनरेट होगा, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हमें डाटाबेस चाहिए होगा। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हमने क्या मेंटेन कर लिया अपने पास, डाटाबेस। तो एक हमारे पास हो गया प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर वन। दूसरा हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हो गए, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास क्या हो गए, स्टोरेज रिसोर्सेज हो गए, राइट, स्टोरेज इक्विपमेंट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये दो इक्विपमेंट हमारे पास वो इन दो रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेते हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और स्टोरेज इक्विपमेंट। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कि उनके पास बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड होता है। चौथी बात ये कि हार्डवेयर को चलाने के लिए उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो आपके पास उनके पास लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। पांचवी बात ये है कि आपको मुख्तलिफ एक ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, और हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं कि एक ईआरपी चाहिए, तो उनके पास तमाम लाइसेंस्ड ईआरपीज भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये हो गया कि वो लोग क्या करते हैं कि तमाम हार्डवेयर ले लेते हैं और तमाम सॉफ्टवेयर भी ख़रीद लेते हैं, और फिर उनकी सिक्योरिटी भी उनके पास होती है, और उनको चलाने की उसको वो कॉन्स्टेंटली बेसिस पे अपग्रेड करते हैं। और फिर वो आपको ये कहते हैं कि आप बजाय इसके कि अपने काम को करने के लिए मार्केट से ये सब चीज़ें ख़रीदें, आप हमसे ये सब चीज़ें रेंट पे ले लें। जितनी देर आप हमसे ये सर्विसेज लेंगे, हम उसके आपसे वो चार्जेस लेते रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं पे एज यू गो, जितना यूज़ करो उतना पे कर दो। तो हमें फ़ायदा, कंपनी को फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी को इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़रीदारी पे पैसा लगाना नहीं पड़ता। वो एज अ सर्विस के तौर पे रेंट के ऊपर उन्हें वो मिल जाता है। एक तो ये बड़ा फ़ायदा होता है, तो वो अपने उस पैसे को कहीं और लगा देते हैं। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब उसके अलावा दूसरी बात ये कि कंप्यूटिंग इसके अंदर क्या कहना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आप अगर ज़रूरत के तहत आपकी ज़रूरत बढ़ रही है, तो आप अपनी डिमांड बढ़ाएं, कंपनी आपके रिसोर्सेज को बढ़ा देगी। डेफिनेटली पैसे उस हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। आपकी ज़रूरत कम हो रही है, आप उनको कह दें भाई मुझे कम रिसोर्सेज चाहिए। तो जब आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, आप ज़्यादा ले लेते हैं, और जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती, आप उन रिसोर्सेज को वापस कर देते हैं, सिर्फ उतने ही अपने पास रखते हैं जितना कि आपको ज़रूरत होती है। इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक से इलास्टिसिटी, राइट। जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने ले लो। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ,
हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल गई, हमें चीज़ों को ख़रीदना नहीं पड़ा, हमें चीज़ों को संभालना नहीं पड़ा, हमें चीज़ों की एक्विजिशन कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी, हमें चीज़ों की मेंटेनेंस कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी, हमें चीज़ों की ऑपरेशनल कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ उनके यूजेज चार्जेस पे करने पड़े। तो इसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई है, इलास्टिसिटी। जितना आपको इलास्टिसिटी, जब आपको रिसोर्सेज चाहिए हो आप ज़्यादा कर दें, जब आपको कम चाहिए हो आप उनको कम कर दें। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। यहाँ तक अगर किसी को बात समझ में ना आई हो, ठीक है। ये तो हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग का एक, ये पासवर्ड अभी हम बता देते हैं। कोई प्लीज़ ये गूगल क्लासरूम का पासवर्ड शेयर कर दे, कोड। अच्छा जी, तो ये तो हो गए हमारे पास बेनिफिट्स। अच्छा, दूसरी बात ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको रिमोट एक्सेस भी अवेलेबल है, ये दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरी बात ये कि आपको मैंने आईटी में कहा था कि हमें अक्सर मसला आता है इंटीग्रेशन का, क्योंकि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आपस में बातचीत करने में प्रॉब्लम है। एप्पल की एक ऐप एंड्रॉयड पे नहीं चलती, वाइस वर्सा। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन के मसले भी हमारा ये हेडिक नहीं होता, ये उस कंपनी का हेडिक होता है। अच्छा, रिलायबिलिटी भी है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि उनके पास पावर बैकअप्स भी होंगे, उन्होंने हर वो अरेंजमेंट करके रखा हुआ है कि किसी तरीके से भी कोई चीज़ डाउन नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जब भी आपको चीज़ें चाहिए, जो आपको हमेशा अपडेटेड चीज़ मिलेगी, राइट। और आपको क्या कहना चाहिए, ऑन डिमांड रिसोर्सेज मिलते हैं। जितनी आपको डिमांड है उतना आपको रिसोर्स मिल जाएगा, और जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पे मिलेगा। और इसकी जो बिलिंग है वो मैनुअल नहीं होती, ऑटोमेटेड होती है। जिस तरह आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ होती है, आप महीने का कोटा ले लेते हैं, माइनस होता रहता है और ऑटोमेटिक बिलिंग होती रहती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार वो बेसिकली पर आवर के हिसाब से आपको कहते हैं कि जी हम उसके चार्जेस करेंगे। तो बिलिंग का भी कोई इशू नहीं होता। स्केलेबिलिटी भी है। स्केलेबिलिटी का मतलब जैसे मैंने बताया कि आपकी ज़रूरत बढ़ रही है, आप अपनी डिमांड को बढ़ा दें। तो ये बेसिकली क्या है, सिक्योर भी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली आ रही है, क्योंकि कंपनीज़ को अब टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंस बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। तो अब उस वो एक्सपेंस करने की वजह से बाज़ औक़ात कंपनीज़ अपनी एक्सपेंशन नहीं कर पाती। अब क्या है कि आप किसी से, ऐसा ही है कि किराए पे सर्विसेज ले रहे हैं, और वो जो पैसा है, जैसे बिजनेसमैन होता है तो वो अमूमन ये करता है कि घर नहीं खरीदता। वो क्या करता है, किराए पे रह लेगा, लेकिन उस पैसे को सर्कुलेशन में रखेगा ताकि उससे वो अर्निंग करे। यही कॉन्सेप्ट है कि आप एक चीज़ को बजाय इसके कि डंप कर दें, आप उस चीज़ से क्या कर रहे हैं, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस एक्सपेंसेस को एज एन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करके आप उनको पे कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने एक चीज़ ये बताई कि हमारे पास जो मॉडल है, एक होता है कि पब्लिक क्लाउड, एक होता है कि प्राइवेट क्लाउड। अब इसमें होता क्या है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि जो पब्लिक क्लाउड की जो सर्विस है, वो बेसिकली आपके अलावा जो सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं, आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, वो सर्विसेज वो किसी और से भी शेयर कर रही है। ठीक है। लेकिन जो पब्लिक क्लाउड होता है, कहने का मकसद ये है कि आपने किसी कंपनी से डाटा सेंटर का क्लाउड ले लिया। अब होगा ये कि जो टेक्नोलॉजी वो किसी और को दे रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी वो आपको भी दे रहे हैं, लेकिन डाटा आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा, राइट। लेकिन जो प्राइवेट क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड में होता ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी आपके लिए यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी वो किसी और को सेल नहीं कर सकते, वो आपके लिए प्रोप्राइटरी होगी, आपके लिए क्या कहना चाहिए, एक्सक्लूसिव होगी। तो मेन डिफरेंस ये हो गया कि जो इसीलिए जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि वो प्राइवेट क्लाउड लेती हैं, और जो छोटी कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो पब्लिक क्लाउड लेती हैं। तो
यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो मुझे बताएं। तो प्राइवेट क्लाउड को बाज़ औक़ात इंटरनल क्लाउड भी कहते हैं, ये याद रखने। और बाज़ औक़ात प्राइवेट क्लाउड को इंटरप्राइज क्लाउड भी कहते हैं। अच्छा, जो क्लाउड, एक और चीज़ इसमें ये भी होता है कि जो प्राइवेट क्लाउड होता है, उसकी जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने ले लिया, अब उसकी कुछ जगहों पे मोस्टली अमूमन ये होता है कि प्राइवेट क्लाउड में एक और चीज़ होती है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है कि आपने उसकी जो डाटा सेंटर है उसकी मैनेजमेंट जो है, क्योंकि आप किसी के साथ वो शेयर नहीं कर रहे, तो आप उसकी मैनेजमेंट किसी के हाथ नहीं देते। आप उनसे कहते हैं कि भाई इसकी मैनेजमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा है लेकिन मैनेजमेंट मेरी होगी, ताकि आप किसी को ये और किसी को होस्ट ना कर सकें। तो उसकी मैनेजमेंट, उसकी मेंटेनेंस और उसकी अपडेशन, ये 3 चीज़ें आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि पब्लिक क्लाउड में ये जो मैनेजमेंट है या मेंटेनेंस है या जो अपडेशन है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि आपको क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो एक हो गया आपके पास पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड ये है कि जो सर्विसेज एक कंपनी एक को दे रही है वही सर्विसेज किसी दूसरी कंपनी को भी मिल रही हों, राइट। जबकि जो प्राइवेट क्लाउड है उसमें ये होता है कि जो वो क्लाउड की जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं वो सिर्फ आपके लिए ही डेडिकेटेड हैं, वो किसी और को नहीं मिलेंगी। और हाइब्रिड क्लाउड का मतलब ये है कि आप ऐसा क्लाउड लें जिस क्लाउड में आप समझें कि एक बड़ा क्लाउड है, उसके दो हिस्से हैं। एक वो क्लाउड है जो कि कुछ प्राइवेट क्लाउड है और कुछ उसमें क्लाउड या कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि पब्लिक क्लाउड के ऊपर होस्टेड हैं। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि जो प्राइवेट क्लाउड है वो आपके लिए डेडिकेटेड होता है, नंबर वन। अच्छा, अब प्राइवेट क्लाउड जो कि डेडिकेटेड है वो तो सिक्योर भी होगा। अच्छा, अब प्राइवेट क्लाउड के अंदर ये तो बेनिफिट हो गया कि वो आपके लिए एक्सक्लूसिव है, वो आपके लिए डेडिकेटेड है, वो ज़्यादा फास्ट भी होगा और कस्टमाइजेबल भी होगा। लेकिन जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। अच्छा, उस सूरत में जो पब्लिक क्लाउड है उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, नंबर वन, क्योंकि वो शेयर्ड होता है। अच्छा, उसके अलावा उसमें मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो किसी और कोई जो कंपनी जो क्लाउड दे रही है वो यूज़ करेगा। आपका जो कंट्रोल है वो उस पर कम हो जाएगा। लेकिन बाज़ पब्लिक क्लाउड में आपको अच्छी कॉस्ट मिल जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली हो गया कि जो प्राइवेट क्लाउड है उसमें मैंने आपसे कहा कि क्या कहना चाहिए, जो प्राइवेट क्लाउड है उसमें आप क्लाउड आपके लिए एक्सक्लूसिव होगा, मैनेजमेंट अपडेशन वगैरह जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो पब्लिक क्लाउड है वो आपके लिए एक्सक्लूसिव नहीं होगा, बल्कि वो उस केस में तमाम लोग और भी कंपनी क्लाइंट के साथ शेयर होगा, राइट। तो ये बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड में फ़र्क है। तो ये पेपर में इलास्टिसिटी का जो ऑब्जेक्टिव है ये आ सकता है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या, मैंने बताया था कि जब चाहें रिसोर्सेज को बढ़ा लें, जब चाहें रिसोर्सेज को कम कर लें। तो पब्लिक क्लाउड के 3 बड़े नुकसान हैं। वो ये कि एक तो सिक्योरिटी का इशू होता है वहाँ पे। दूसरा ये कि वहाँ पे कस्टमाइज़ेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। तीसरी बात ये कि जो कंट्रोल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो मोस्टली या टेक्निकल कंट्रोल हो, वो आपके हाथ में नहीं रहता है, राइट। और जबकि यही 3 चीज़ें जो हैं वो आपको प्राइवेट क्लाउड में अवेलेबल होती हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। बिल्कुल, हाइब्रिड क्लाउड को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड को यूज़ करते हैं कि कुछ फैसिलिटीज़ जिसमें आपको क्या कहना चाहिए, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो बजाय इसके कि सारी सर्विसेज को प्राइवेट क्लाउड के थ्रू लेने के बजाय आप क्या करते हैं कि कुछ सर्विसेज जो कि कॉमन है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं, अच्छा, जो कि कॉमन है, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सक्लूसिवली आपके लिए चाहिए हो, तो ऐसी सर्विसेज को आप क्या करते हैं कि पब्लिक क्लाउड पे ले लेते हैं। लेकिन आपने डाटा सेंटर मेंटेन करना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, तो ऐसी चीज़ें जहाँ इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत क्रिटिकल हो, तो फिर आप वहाँ पे क्या करते हैं, उन सर्विसेज को, वो सर्विसेज जो कि सिक्योरिटी क्रिटिकल हैं, उनको आप क्या करते हैं कि उनके लिए आप एक प्राइवेट क्लाउड मैनेज कर लेते हैं। तो होता बेसिकली क्या है कि वो सर्विसेज जिनमें हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसके लिए पब्लिक क्लाउड ले लेते हैं, और जो सर्विसेज हमें बहुत क्रिटिकल हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट क्लाउड ले लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप फिर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें दोनों किस्म के क्लाउड्स होते हैं। इससे बेनिफिट क्या हो जाता है, आपकी कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमाइज कॉस्ट आपको मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैं भी टॉपिक भूल जाऊंगा, आप एक चीज़ अपने पास लिख लें, आप लोगों ने एक टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल मुझे लिख के देना है, उसका नाम है साइबर, ये मैंने टॉपिक निकाला है, साइबर हाइजीन, राइट। साइबर हाइजीन के ऊपर आप लोगों ने मुझे एक आर्टिकल लिख के देना है और परसों सबमिट करना है। 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ये 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट आपने करना कैसे है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये साइबर हाइजीन, चलें मैं देखता हूँ कि आप चलेंगे, टॉपिक ये रख लें। अब आप इसमें, मैं आपको फोरम्स बता देता हूँ, आप गूगल स्कॉलर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मुख्तलिफ मैगज़ीन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मुख्तलिफ ब्लॉग्स से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपने 2 पेज का आर्टिकल लिखना है, और मैं देखता हूँ कि कौन अच्छा आर्टिकल लिख सकता है, राइट। तो आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि जो भी चीज़ आप इंटरनेट से कॉपी करें, आप उसको अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लें या कन्वर्ट कर लें, ताकि उसके अंदर किसी किस्म का प्लेजरिज्म ना आए। आई होप कि आप लोगों को प्लेजरिज्म का पता होगा कि अगर हम इंटरनेट से कोई चीज़ एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं तो वो बेसिकली नकल तस्वुर होती है, और उसको इंग्लिश में प्लेजरिज्म कहते हैं, और ये चीज़ इथिकली और लीगली ठीक नहीं होता। तो इसलिए अगर हम उनके वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि हमने उसके ऊपर एफर्ट की है, और अब वो अब हमारी चीज़ है। तो ये चीज़ है वो आपने इसमें, कल आप परसों आपने मुझे 2 पेज का, हर शख्स ने एक आर्टिकल लिख के देना है, और ये सर्च करना है कि ये है क्या। तो जो जितना अच्छा आर्टिकल लिखेगा, हम कोशिश ये करेंगे कि उस आर्टिकल को फिर हम कहीं पब्लिश कराएं। गूगल स्कॉलर से आप इन्फॉर्मेशन, गूगल पे लिखें गूगल स्कॉलर, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, एक और बात ये, आप यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखें, उसके सबटाइटल्स को, और गूगल से आप वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है उसको ऑडियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट को कन्वर्ट करें और उसका एक आर्टिकल लिख लें, तो ये भी एक तरीका है कि यूट्यूब को सुने, और उस, वो जो शख्स बात कर रहा है, अगर आपको उसकी बात अपील करती है या अच्छी लगती है तो उसको आप अपने वर्ड्स में या उन्हीं के वर्ड्स में लिख लें। तो एक तरीके से ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ, तो यूट्यूब से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर से कर सकते हैं, मुख्तलिफ मैगजीन से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, ब्लॉग से कर सकते हैं, मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट से ले सकते हैं। तो ये अब आपने एक 2-2 पेज का आर्टिकल हर शख्स ने मुझे लिख के देना है परसों। जी देखिए, क्लाउड में डाटा क्लाउड, जी आपने सबमिट करना होगा बिल्कुल। अनम, जो क्लाउड है मैंने बताया ना कि उसमें हर किस्म का क्लाउड हो सकता है। उसमें अगर आपने डाटा सेंटर बनाना है अपना, तो आपको डाटा सेंटर के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी, आपको स्टोरेज चाहिए होगा, राइट। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, आप किसी से कहेंगे कि भाई मुझे क्लाउड चाहिए स्टोरेज का, जिस तरह हमने आपको कल लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी ड्रॉप बॉक्स, मैंने एक एग्जांपल दी थी, गूगल ड्राइव, ये बेसिकली क्या है, या मेगा डॉट
mega.nz, ये जो 3 कंपनीज के मैंने नाम बताए हैं, ड्रॉप बॉक्स ये क्लाउड है। अच्छा, उसके अलावा mega.nz ये भी क्लाउड है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई वो क्या है, गूगल ड्राइव, तो ये क्या है, ये भी क्लाउड है। लेकिन ये क्लाउड क्या ऑफर कर रहा है, स्टोरेज, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये डाटा क्लाउड है, ये स्टोरेज क्लाउड है। ठीक हो गई बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली हमारे यहाँ 3 किस्म की क्लाउड सर्विसेज होती हैं। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरी होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तीसरी हमारे पास होती है सर्वर एज अ सर्विस। राइट। तो अगर आप ये चीज़ देखें कि ये तीनों चीज़ें, IaaS ये पेपर में आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा मैंने क्या बताया था, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तीसरा मैंने क्या बताया था आपका, सर्वर एज अ सर्विस। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है, इन तीनों में यूं समझें कि सबसे ऊपर जो होता है, मतलब क्लाइंट अगर सबसे पहले कोई चीज़ लेता है तो मोस्टली क्लाइंट क्या लेता है, सैस, सर्वर एज अ सर्विस। क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वेबसाइट होगी तो आपका एक वेब सर्वर होगा। अच्छा, आप आजकल ऑनलाइन गेम्स का दौर है, लोग क्या करते हैं, गेम्स बनाते हैं, उस गेम के लिए सर्वर रखते हैं और फिर लोगों को गेम खिलवाते हैं, तो गेम सर्वर है। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए आपको ईमेल सर्वर चाहिए। तो सर्वर एज अ सर्विस का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, ईमेल सर्वर है, गेम सर्वर है, फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है। तो इस तरह की चीज़ें आप क्या करते हैं कि आप सर्वर को किसी के सर्वर मतलब लोग जो हैं वो सर्वर मैनेज कर रहे होते हैं और आप उन सर्वर्स को एज अ सर्विस के तौर पे ले लेते हैं। अब आपको ना सर्वर मशीन खरीदनी है, ना सर्वर मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना है, ना उसके ऊपर आपने कोई सॉफ्टवेयर जो है वो करना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे भाई मुझे एक वेब सर्वर एज अ सर्विस के तौर पे दे दो, तो वो क्या करेगा, जो कंपनी जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बना बनाया एक सेटअप दे देगा। आपने सिर्फ उसको ये करना है कि अपना डाटा या अपनी वेबसाइट उसके ऊपर रखनी है, बाकी वो सारा काम खुद करेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर आप किसी से सर्वर मशीन रेंट पे लेते हैं, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो उसको हम कहेंगे सर्वर एज अ सर्विस। कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, आपने सिर्फ उसको रिक्वायरमेंट बतानी है कि मुझे इस चीज़ के लिए सर्वर चाहिए। आप क्या बताएंगे कि भाई मुझे सर्वर में इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, मुझे सर्वर में इतनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए और इतनी मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, दैट्स इट। आपको ना ख़रीदने की ज़रूरत है, ना उसकी वारंटी क्लेम करने की ज़रूरत है, ना उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, ना उस जब आप ज़रा सोचें, थोड़ा-सा ज़हन में ये ख़्याल लेकर आएँ कि आपको एक लैपटॉप ख़रीदना हो, तो आप क्या करेंगे? पहले आप मार्केट जाएँगे, मार्केट में सर्वे करेंगे। सब फिर उसके बाद आपके लिए ये डिसाइड करना कि मैं डेल का लैपटॉप खरीदूं, मैं एचपी का खरीदूं। फिर डेल का है तो कौन सा 7th जनरेशन लूं या 10th जनरेशन लूं। फिर उसके बाद ये डिसाइड करना कि कितने प्राइस में लूं, किस दुकानदार से लूं। फिर उसको लाना, फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम करना। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विंडोज़ 10 नहीं करोगे तो कैसे चलाओगे, फिर विंडोज़ 10 के बाद उस पर आप MS ऑफिस करोगे और दूसरे गूगल क्रोम करोगे, दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं एडोब करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करोगे। तो आपको सॉफ्टवेयर करने के लिए उनके लाइसेंस चाहिए होंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि अब आपने क्या खरीदा, मार्केट गए, फिजिकल लैपटॉप खरीदा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा, फिर उस पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जो आपको चाहिए थी अपनी ज़रूरत के तहत, वो लाइसेंस खरीदी। अब अगर बाहर ये सारे काम आप करें तो आपको तो अच्छा खासा पैसा और टाइम दोनों लगेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है कि कंपनीज ने ये लेके रखे होते हैं। अब कोई कंपनी आपको ये कहे कि भाई आपको मैं रेडी टू यूज़
लैपटॉप देती हूँ जिसको आप घर से बैठ के रिमोट एक्सेस कर लें। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप घर में बैठ के यूज़ कर रहे हैं। तो आप और आपको वो ये कहे कि भाई एक लैपटॉप जो है अगर आप लेते हैं तो फॉर एग्जांपल क्या कहना चाहिए कि 1.5 लाख रुपए का अगर आपका एक लैपटॉप आता है, उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, तो अच्छी चीज़ें करने के बाद, मतलब अच्छे सारे लाइसेंस लेने के बाद, तकरीबन एक लैपटॉप आपको 2 लाख रुपए तक का पड़ता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 लाख खरीदने के बजाय आप महीने के 5,000 रुपये मुझे दे दिया करें, तो क्या ये बुरा है? ये 5,000 नहीं होते, मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, लेकिन मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे? तो अब हमने अगर किसी से मशीन ले ली और हम सिर्फ उसके पैसे दे रहे हैं, तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब दूसरी बात, अब है प्लेटफॉर्म। जो दूसरी चीज़ है वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब आप ये देखिए कि जब हम अब हमें अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मैं अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन हमें, आई होप कि आप इससे एग्री करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कई सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कई सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। ये ऐसे ही है कैसे कि एक दवाई बनाने के लिए मुझे मल्टीपल जड़ी बूटियां खरीदनी पड़ती हैं, है ना? इसका मतलब ये हो गया कि अब वो जो, अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ और एप्लीकेशन बनाने के लिए जो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, अब अगर एक ऑप्शन है कि मैं उनको खुद खरीदूँ। अच्छा, हमारे यहाँ आईटी में ये होता है कि टेक्नोलॉजी कुछ अर्से के बाद चेंज हो जाती है। तो हमारा मसला क्या है कि अगर हम सबके लाइसेंस लें, कुछ अर्से के बाद वो आउटडेट हो जाए या चेंज हो जाए, तो हमें तो नुकसान होगा। तो हम लोग, कंपनीज फिर क्या करती हैं कि कंपनीज दूसरी कंपनीज को कहती हैं कि भाई आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, आप हमें टूल्स, सॉफ्टवेयर्स दे दें, और हम आपकी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे। तो जब यूज़र्स आपको क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ, आप जब किसी से टूल लें, खरीदें, टूल्स खरीद लें, या हम उनको अपनी लैंग्वेज में यूटिलिटीज़ कहते हैं, या हम उनको लाइब्रेरीज़ कहते हैं, या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ कि आईएएस में क्या होता है कि आप सर्वर्स जो हैं वो ले लेते हैं, आप सर्वर्स ले लेते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं उसका, आप मुख्तलिफ जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अच्छा, अब जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, उसमें आपको कहा जाता है कि जी आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप उससे किराए पे ले लेते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंट टूल्स चाहिए होंगे, आपको यूटिलिटीज़ चाहिए होंगी, आपको लाइब्रेरीज़ चाहिए होंगी, राइट? तो अब आपको ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सब का सब आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट? तो ये दूसरी बात होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप सर्विस लेते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लेते हैं। अच्छा, कोई एग्जांपल बता दें जिसको बोला आपने सॉफ्टवेयर डिफरेंस सॉफ्टवेयर लेना, मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट बनाते हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए जो वेबसाइट की सामने वाली शक्ल होगी, जिसको हम वेबसाइट की अपीयरेंस कहते हैं, वो बनाने के लिए हमें उसके ग्राफिक्स डिज़ाइन करने हैं। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको हम कहते हैं एडोब फोटोशॉप। अब ये इतना महंगा सॉफ्टवेयर है, लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है, एडोब फोटोशॉप से हमारा काम नहीं चलता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, 3D मैक्स लेना पड़ता है। इससे भी बाज़ वक़्त काम नहीं चलता, तो फिर हमें यूनिटी लेना पड़ता है, यूनिटी 3D। कहने का मकसद ये है कि अब डेवलपमेंट सिर्फ सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपको याद हो, मैंने बताया था ई कॉमर्स की तीन, ई बिजनेस की तीन लेयर्स होती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर और डाटा लेयर। तो हर लेयर को बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ टूल्स चाहिए। ये तीन टूल्स मैंने सिर्फ लिखे हैं प्रेजेंटेशन लेयर या GUI को बनाने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, राइट? तो ये टूल्स हो गए। इसके अलावा
मैं आपको ये पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए आपको कोई चीज़ है, जब मैं अभी मैं वर्ड पे लिख रहा हूँ, तो वर्ड पे अब देखिए, मैं आपसे बातचीत करने के लिए मुझे कम से कम 3 चीज़ें चाहिए। मुझे वर्ड चाहिए, फिर मुझे जूम की एप्लीकेशन चाहिए, फिर मुझे आपको ब्राउज़र, कभी इंटरनेट से कुछ दिखानी होती है तो मुझे ब्राउज़र भी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए आपको एक जगह तो चाहिए जहाँ पे आप लिखेंगे, तो वो भी क्या होगा? राइटिंग टूल, कोड राइटिंग टूल। अच्छा, अब जब आप सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस लिख लेंगे, तो आप तो लिखेंगे इंग्लिश में, लेकिन कंप्यूटर समझता है बाइनरी, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में लिखे हुए आपकी लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी लैंग्वेज में। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जिसको यूज करके हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, इसको बाज़ वक्त हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है। वो लैंग्वेज जिसको यूज करके हम सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस लिखे, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ता है? जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, बल्कि लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बाइनरी, राइट? तो और मशीन लैंग्वेज, इसका मतलब हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना है। हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस must be translated into machine language, right? ये ट्रांसलेशन के लिए, फॉर ट्रांसलेशन वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, आई दैट इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब आप क्या करेंगे? कंपाइलर भी खरीदेंगे, और जहाँ लैंग्वेज लिख सकें वो भी लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको 2 चीज़ें चाहिए। तो आपको डेवलपमेंट टूल्स चाहिए जहाँ आप सॉफ्टवेयर लिख सकें। आपको ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स चाहिए अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है। तो बजाय इसके कि वो सॉफ्टवेयर आप ख़रीदें, आप उन सॉफ्टवेयर्स को एज अ सर्विस ले लेते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जिस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो गया वो तो नेटवर्क सिस्टम बन गया। नो, आंसर इज नो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन ये चीज़ें, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा भी समझ में आ जाए। तो हमें ये बात समझ में आ गई। तो एक हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरी चीज़ है सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या है कि आप इन ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या डेटाबेस, ये दो एज अ सर्विस के तौर पे लेते हैं। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में मोस्टली क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर आपके पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आएंगे,
ठीक है, आपके पास सर्वर्स आएंगे, आपके पास स्टोरेज इक्विपमेंट आएगा, आपके पास नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज आप लेंगे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन से वेब सर्वर्स लेंगे, मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स या तो ले लेंगे या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ले लेंगे। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, सॉफ्टवेयर एज सर्विस के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेंगे, इंफ्रा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या डेटाबेसिस के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको ऑन रेंट पे लेंगे। बासिम, जी सर। ये ज़रा अनम्यूट करें सबको ज़रा। बारी बारी है बैठे। एक एक करके करें ज़रा। सर एनी को की है। जी, मैं आप लोगों से अभी हमने क्लाउड की 3 बातें कर ली कि हमारे पास क्लाउड, पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि जो क्लाउड की सर्विसेज हैं वो 3 है। सर्विस लेस अभी हम पे नहीं जा रहे, अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इसमें कोई सवाल है आपका तो मुझसे पूछें, चलें। जी एनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन जो पूछा था जिसकी आपने एग्जांपल दिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो क्रैश आइटम्स पड़े होते हैं जैसे हम कौन किसी से? भी जो क्रैश फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, जी सर। कंप्यूटर की क्रैश फाइल्स पड़ी हुई होती हैं सर, काम तो वो भी वही कर रही होती है ना? मतलब कंसीडर तो उसको भी हम एज अ सॉफ्टवेयर ही ले रहे होते हैं ना? अच्छा, उसमें और उसमें उस फाइल में और जो पेड फाइल होती है सर, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? अब जैसे अभी आपने फोटोशॉप का बोला ना, हम्म, अब फोटोशॉप का ये है कि इसका सॉफ्टवेयर अगर हम परचेज करते हैं तो हमें उसकी पूरी चीज़ें नहीं मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेट से लेनी पड़ती हैं, जिसको क्रैश फाइल्स में लेना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो ऐसा तो सर नहीं ये होता। तो वही चीज़ हो डिपेंड गई करता ना, है कि मतलब अगर कि आप, नहीं नहीं, जी सर। अगर आप सॉफ्टवेयर का देखें, सॉफ्टवेयर के ना कई किस्म के वर्जन्स होते हैं। अब अगर आप जी सॉफ्टवेयर का कम्युनिटी वर्जन लेती हैं तो उसमें फीचर्स कम होते हैं, लेकिन अगर आप सर नहीं, सॉफ्टवेयर का, मुझे ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं, आज वाला लेक्चर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। बिल्कुल है, हाँ बेसिकली हाँ सर चलें। हम्म, एक चीज है, मतलब एक हम्म, सॉफ्टवेयर है जिसमें इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। फिर कैसे, मतलब मैं तो उसकी इस, नहीं उसकी अब यही रुक, आइडेंटिफिकेशन तो खत्म हो गई ना सर? नहीं 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 उसका तो यही, सॉफ्ट जी सर। यहीं रुक जाए। पहला सेंटेंस दोबारा बोले, वहीं पे प्रॉब्लम है। सर अब जैसे एक आपने बोला ना, एक सॉफ्टवेयर ले रहे हैं और उसमें उस पर काम करने के लिए हम मजीद डिफरेंट सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, ठीक है? तो नहीं मैं ये नहीं बोल नहीं रही थी नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा। यहाँ गलत हो गया ना। मैंने ये कहा है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, बनाने के बन, लिए डिफरेंट बनाने के सॉफ्टवेयर। लिए बनाने के लिए कह रहा हूँ। मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक बैंक आता है, ठीक है, जी सर। और बैंक ये कहता है कि जी आप हमारे लिए एक मोर्टगेज का बैंकिंग सोल्यूशन बना दें, ठीक है। जी सर। जी सर। अब मैं जब उसका बैंकिंग सोल्यूशन बनाने जाऊंगा तो सॉफ्टवेयर को अब मैंने क्या बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई कुकिंग करनी, बनाने सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब ये होता है कि मैंने उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, ठीक है ना। जी सर। सॉफ्टवेयर मतलब डेवलपमेंट की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर सॉरी डेवलपमेंट की सॉरी बात हो रही सर, है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाह रही हूँ। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मींस कि हम कुछ सॉफ्टवेयर की डिफरेंट आइटम्स को मर्ज नहीं कर रहे, क्या हम दोबारा तब बोलें? नहीं बनेगा एक सॉफ्टवेयर। जैसे मैं बोल रही हूँ कि सॉफ्टवेयर मेकिंग मींस ये हुआ कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर की कुछ आइटम्स को उठाकर आपस में मर्ज करके बना रहे हैं ना? ओह नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी है। मुझे मुझे खाने ये चीज पीने की चीज कंफ्यूज थोड़ी है। कर रही है सर बहुत ज्यादा। ओहो मुझे आज का भाई, लेक्चर समझ नहीं आ रहा। मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए तो मैंने सबको अनम्यूट करा रहा हूँ। देखो, जी सर। सॉफ्टवेयर इज नॉट लाइक यू आर मेकिंग अ डिश जिसमें नहीं नहीं आपने चावल डाल दिए, गोश्त डाल दिया, गरम नहीं मसाले डाल सर, दिए, अब नो। जैसे सर अब देखें, जैसे कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, बेसिकली कोडिंग पे डिपेंडेंट होता है सॉफ्टवेयर। कोडिंग से बनता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर वो बनता है ना, जैसे एक वेबसाइट बनती है कोडिंग जो क्या कोड। होती है, चलें, कोडिंग क्या होती है, खुद ही आपने जवाब दे दिया अपने सवाल का, कोडिंग क्या होता है? सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आज के लेक्चर में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ भाई, आप ये एक ही बात मुझे रिपीट की जा रही हो। मुझे जवाब तो दो, मैं वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो कह रहा हूँ। मुझे बताओ कोडिंग का मतलब क्या है?
सर कोडिंग में ये होता है कि जब हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो वो डिफरेंट चीजें हैं, उनका कोड होता है बेसिकली, वो हम मर्ज करते जा रहे होते हैं, एक ही फाइल पे जनरेट कर रहे होते हैं। नहीं, किसने कह दिया? सर मतलब हम लोग उसी पे अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं, तो उसमें यही होता है ना कि हम वो कॉपी पेस्ट जो कर रहे होते हैं आप कर कोड्स रही बना हैं, बना के। जो जी सर। जो आप कर रही हैं वो दो किस्म की अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रही हैं, वर्डप्रेस, जी जी, ओके, वर्डप्रेस। अब आप मसला ये ना कि आप एक चीज को आप वर्डप्रेस पे काम कर रही हैं। अच्छा, वर्डप्रेस पे जब आप काम कर रही हैं तो जी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करती हैं। जी, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ठीक है, यही तो गलत है, इसलिए तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही। अब आपने समझा कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए आपने, अच्छा, एक अब ड्रैग एंड ड्रॉप किस में कर रही हैं आप? सर उसका सॉफ्टवेयर दिया हुआ है हमें, जिनका मतलब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने हम्म। अपना सॉफ्टवेयर दिया है हमें, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, और उसी पे वेबसाइट बन रही है। उनकी बेसिकली ये होता है कि हम अपने नाम से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, मतलब वेबसाइट नहीं बना रहे हैं। वो उसी पे जाती है और उसी पे वो लोग उसको सेल करते हैं या जो भी कुछ करते हैं। नहीं, आप कंपनी का नाम बताओ, उन्हीं बता का। सकती हो? हाँ मैं बता, सर मेरे अपने भाई का है बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस, ऑप्टिमम टेक। अच्छा, अब वो क्या करते हैं? उसका अपना वो है, एक जैसे एक अपना सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसी पर सर एक सारा अपना, ये काम हो रहा है। वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वो खुद बनाया उन्होंने? खुद बनाया हुआ है। वो ऐसा, अच्छा, क्या नाम है? नहीं अब इतनी डिटेल तो मुझे नहीं, वो तो भाई से पूछने पर ही है सर। मुझे अच्छा, बेसिकली जस्ट ये। उसमें आप जी ये सर। करती हो कि आपने, मैं बताता हूँ उसमें आपने क्या किया है। आपके पास एक इंटरफेस है, अगर ये लफ्ज समझ आ रहा है इंटरफेस का, कि आपने उस पर कोई बटन ड्रॉप कर लिया, कोई आइकॉन ड्रॉप कर लिया, और चीज़ों को ड्रैग ड्रॉप करके आपने एक चीज़ बना दी, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको कोडिंग करना नहीं आती। अच्छा, ये ठीक है, इनिशियल्स के लिए आ रहा है बेसिकली। हाँ, ये बिगिनर्स के लिए होता है। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जो इस तरह से किसी सॉफ्ट, अब आप डेवलप कर रही हैं वेबसाइट। जी वेबसाइट सर। का डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि तमाम बाकी सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही डेवलप होते हैं जैसा कि आप वेबसाइट को आप डेवलप कर रही हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब वो मेरे वेब, वाला पॉइंट आ गया सर, सॉफ्टवेयर वाला। हाँ, कि हाँ, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ ना, कि अब जी आप जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रही हो, आप वेबसाइट डेवलप कर रही हो, पहली बात। जी जी दूसरी सर। बात ये है कि वेबसाइट को डेवलप करना अलग होता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना अलग तरीका होता है। और वेबसाइट को जिस तरह से आप डेवलप कर रही हो, वो वो है जो कि बहुत प्रोफेशनल्स बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करने में आपका जो कंट्रोल होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक होगी? तो ये एक आपने, शॉर्टकट वे है हाँ, ये बेसिकली। एक मिनट, हाँ, ये शॉर्टकट वे है, और ये बिगिनर्स के लिए होता है, और ये स्मॉल स्केल के लिए होता है। अब आपने ठीक है इससे ये सर। राय कायम कर ली कि सॉफ्टवेयर को बनाने का मतलब क्या है, कि चार चीजें ली, जिस तरह बच्चों के लिए हम्म पजल गेम होता है, और उससे एक तस्वीर बना डाली। उसको नहीं मर्ज भाई, करा ऐसा जी। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। राइट, इसके लिए हमें बकायदा सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना पड़ता है। ये पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मैं दो तीन लेक्चर्स के बाद इस पे आऊंगा। बहरहाल, आप कह रही, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया सॉफ्टवेयर मेकिंग, और मैं लफ्ज हम्म इस्तेमाल कर रहा हूँ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह एक मजदूर ईंट दीवार बनाता है एक एक ईंट करके, तो बिल्कुल इसी जी तरीके से एक एक इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं। ठीक है, जी और सर। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आपका एक प्रोग्राम बनता है, और जी मल्टीपल सर। प्रोग्राम से आपका सॉफ्टवेयर बनता है। ये मैं बाकी सब लोगों को भी कह रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं सिर्फ इनको पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने ये कहा कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मैं बार बार डेवलपमेंट कर रहा हूँ। लफ्ज मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ सकता, मेकिंग नहीं आ जी सकता, वो जी टेंजिबल सर। प्रोडक्ट के लिए आता है। डेवलप करने के लिए आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को आपने खरीदना है। अब उनकी खरीदने की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि आप कंपनीज को कहते हैं कि ये टूल्स मुझे रेंट पे दे दो, ताकि मैं इसको सॉफ्टवेयर डेवलप करके और ऐसे पैसा कमा लूं। अब आपने एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है $15,000 का। ठीक है, आपने बनाना एक सॉफ्टवेयर जो कि जिसकी कीमत आप ले रहे हैं $200, तो $200 का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या आप $15,000 का सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदेंगी?
कभी भी नहीं खरीदेंगी। नहीं और सर। जबकि आपको ये पता हो कि 2 साल के बाद ये चेंज हो जाएगा, तो आप कहेंगे यार मैं जी क्या सर। करूं, मैं तो फिर यही करती रहूंगी। इसीलिए आप क्या करती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको कहती हैं भाई हमें एज अ रेंट आउट दे दो, जब सर जी हमारा वो काम 1 मंथ या होगा। 1 वीक के लिए मिलेगा जो। बिल्कुल, वो अब आप पे वो सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन आप डिसाइड करेंगे। आप 1 मंथ ठीक के लिए होगा। कर लें, 1 ईयर के लिए कर लें, 6 मंथ्स के लिए कर लें, क्वार्टर के लिए कर लें, ये आपकी मर्जी। तो ठीक जब होगा सर। आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज या टूल्स चाहिए, उनको खरीदने के बजाय किसी कंपनी से उनको रेंट पे ले लें, तो ये जो क्लाउड है, इस क्लाउड को हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कुछ समझ आई ठीक मेरी हो गया। बात? जी सर। ओके, अच्छा अब सर है अभी आप। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब है एक मिनट, अब है जी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने क्या चीज लेना है, देखें, आपने क्लाउड में सर्विसेज लेनी है। अब आप क्या जी सर। चीज सर्विस के तौर पे ले रही हैं, ये डिसाइड करेगा कि वो प्लेटफॉर्म है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सर्वर है। तो बड़ी आसान सी बात है, अगर आप प्रोसेसर, अगर आप जी सर। बैंडविड्थ, अगर आप नेटवर्क, अगर आप नेटवर्किंग डिवाइसेस, अगर आप स्टोरेज डिवाइसेस, इन जी। हार्डवेयर के तौर पे, हार्डवेयर, इन हम्म। हार्डवेयर चीज़ों को आप एज अ सर्विस लेती हैं, चाहे वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, तो ऐसे क्लाउड को हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट टूल्स को एज अ एज अ सर्विस के तौर पे लेना चाहती हो, तो फिर हम ये कहेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब तीसरी बात है कि आपने ना सॉफ्टवेयर बनाना है, ना आपने जी इंफ्रास्ट्रक्चर सर। चाहिए, आपको चाहिए मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आपको चाहिए ईआरपी या ईआरपी के जी। कोई मॉड्यूल्स, या आपको चाहिए डेटाबेस। अगर आपको इनमें से कोई चीजें चाहिए और एज अ सर्विस लेती हैं, तो हम इसको कहेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सैस। जी सर। कुछ कुछ समझ आई मेरी बात? सर कुछ कुछ आ गई है। हाँ अभी भी सर कुछ कुछ आ आई? गई। जी सर मतलब अब कुछ मतलब खुद थोड़ा दोबारा से इसको देखूंगी फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अच्छा चलो। सर अभी आपने इसमें जो लेवल लैंग्वेजेस का बताया है, बेसिकली जो कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज हो रही है वो एक ही है जिसको हम मशीन लैंग्वेज आपने बोल रहे हैं ना। हम्म। ठीक है लेकिन आगे जाके आपने इसको 2 टाइप्स में जो बोल दिया, लाइक आपने हाँ, बोला हुआ है कि कंप्यूटर की हाई। लैंग्वेजेस जो है वो वैसे तो 3 किस्म की हैं, लेकिन अभी मैं 2 किस्म की कह रहा हूँ। अच्छा, सर मुझे बस उसका एक बार बता दें और। देखो, जैसे कि आपने बोला कंप्यूटर जो हाई है, लेवल। कंप्यूटर के अंदर हर चीज किस फॉर्म में, जी सर। किस कंप्यूटर फॉर्म में में? हर चीज सर हमारे मतलब उसी लैंग्वेज के नंबर्स फॉर्म में आ रही है ना, बाइनरी फॉर्म में नंबर फॉर्म बेसिकली। में, उसको क्या? अच्छा, कंप्यूटर की जो अपनी जबान, जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान की मादरी जबान है, जी सर। राइट? अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपकी जो मदर टंग है वो पंजाबी है, फॉर एग्जांपल, जी। ठीक जी। है, लेकिन आप उर्दू बोलती हैं, जी सर। राइट? ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बात करती हैं। तो कहने का मकसद हो गया कि एक आपकी मदर टंग है और एक आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बिल्कुल जी इसी सर। तरीके से कंप्यूटर की एक है मदर टंग, वो ठीक है। उसको ही समझता है। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी जी सर। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे लिए बाइनरी लैंग्वेज समझना आसान नहीं है। ठीक है और उसको कंप्यूटर तो कन्वर्ट हम करता क्या है। करते हैं, हम क्या करते हैं कि जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हम अपनी जबान में देते हैं, जी सर। लेकिन हम दरमियान में क्या करते हैं कि अपनी जबान की इंस्ट्रक्शंस को पहले ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर की जबान में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो वो लैंग्वेज जो हम समझें जी और सर। हम उसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें, उस लैंग्वेज को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक हो गया सर, क्लियर हो या गया। उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या उसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। लेकिन जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझे उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, जिस तरह अगर दो ममालिक के वफ्द आपस में मिलें, जी सर। पाकिस्तान और ईरान, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फारसी ना आती हो और उनके प्राइम मिनिस्टर को
उर्दू ना आती हो या इंग्लिश ना आती हो, तो दरमियान में कौन बैठेगा? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। तो जी सर। कंप्यूटर लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और हम उसको कहते हैं कंपाइलर कंपाइलर, ठीक हो गया सर। या इंटरप्रेटर। ठीक ठीक हो है, गया सर, अब मुझे क्लियर हो गया। थैंक यू। ओके। चलो बासिम नेक्स्ट करें प्लीज। ओके सर। सर अनम को किया। जी अनम। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर आज तो ज़रा मेरी सेकंड क्लास है, काफ़ी कुछ समझ आया लेकिन काफ़ी बहुत कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे ना मुझे मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आज पहली लेक्चर में पहले ही लोगों से सवाल लेना शुरू कर दिया। अब आप सवाल पूछें ताकि आपके सवाल से बाकी और लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। क्या समझ नहीं अभी आया? प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड तो समझ आ गया, लेकिन जो ये टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज हैं, ये थोड़ी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस Confusing है। कंफ्यूज हुई है। सर मैं ये चाह रही थी, आपने ये टॉपिक करवाया है, इसको थोड़ा डिटेल में हम खुद भी जैसे क्लास के बाद रीड करें तो हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो नहीं उसके वो तो लिए भी होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि पढ़े बगैर ही क्लियर हो जाए। तो आप मुझसे पूछें, सवाल पूछें कोई। सर बस ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का थोड़ा सा इशू है कि वो बिल्कुल ही ऊपर से ही गुजर गया है। अच्छा देखें, मैं इसको यूं कहता हूं कि अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, पहले ये बताएं मुझे। अच्छा मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप जिस तरह बताएंगे टूटे फूटे अंदाज में तो दूसरों को ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। जी बताएं सर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। सर क्लाउड कंप्यूटिंग यही है ना कि हम अपने जो डेटा वगैरह होता है वो क्लाउड पे जो है ना भेज देते हैं, हमें स्टोर करने के लिए, जो हमारे पास कंपनी को जो ज़रूरत होती है, हमारे पास इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती है अवेलेबल, तो हम उसे रेंट पे या तो फिर या आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि घर में आपके लाइट आती है? जी। अच्छा गुड। घर में टेलीफोन है? जी नहीं, मोबाइल है। अच्छा मोबाइल है, मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं? जी सर। अच्छा। अच्छा आप किस शहर में रहती हो? सर ये कराची में। कराची में। सुई गैस आती है? जी सर। अच्छा पाकिस्तान को गैस कहाँ से सप्लाई हो रही है? सर सुई गैस से। सुई गैस तो सुई गैस है, जगह बताओ। कहाँ से सप्लाई हो रही है? हाँ, सोर्स ऑफ सुई गैस क्या है पाकिस्तान में? हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे बड़ा सिंध में प्लांट कहाँ है? सर ये नहीं पता। अच्छा पानी आता है घर पे? जी। कराची में पानी कहाँ से सप्लाई हो रहा है? वाटर बोर्ड से। अच्छा कौन से डैम से सप्लाई होता है? डैम से। पानी की गैस के चार्जेस देती हो? बिल पे करते हो? नहीं अभी तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। क्योंकि किसको पे करते हो? पानी नहीं आता ना इसलिए। नहीं गैस के बिजली के चार्जेस किसको पे करते हो? के ई को। के को। के इलेक्ट्रिक, राइट। अच्छा कभी के इलेक्ट्रिक ने ये कहा, के इलेक्ट्रिक जो बिल भेजती है उसमें पैसे किस बात के लेती है? सर्विसेज देने के। कौन सी सर्विसेज देने के? भी हमें बिजली वगैरह प्रोवाइड कर रही है। हाँ उसने कभी आपसे बिजली की जो तार आप तक आ रही है और जहां से फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन हो रही है मंगला डैम में या तरबेला डैम में, और वहां से लेके तरबेला मंगला से लेके कराची तक या पोर्ट पे जहाँ पे वो लगे हुए एलपीजी टर्मिनल्स लगे हैं, वहां से लेके जो सारी कनेक्टिविटी है, कभी आपसे तारों के चार्जेस लिए हैं? सर लेती होगी, नो आइडिया, मे बी कि उसमें चार्ज करती हूँ अपना सब नहीं पर कहाँ यूनिट। लेती हो? वो तो बेसिकली प्रोडक्ट, वो तो आपसे पर प्रोडक्शन कॉस्ट ले रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट की कीमत लेती है। वो आपसे डैम बना, कभी उसमें ऐसे लिखा था कि डैम कितने पैसे लगे थे, डैम के पैसे भी दो? जी। क्या नहीं होता ना? नहीं नहीं होता। जो चीज आप यूज कर रही, अच्छा पीटीसीएल से इंटरनेट यूज कर रही हो, डाटा नेटवर्क यूज कर रही हो, कभी टेलीनॉर ने या यूफोन ने ये कहा कि भाई हमारे ये जो मलीर में टावर लगे हैं इसके पैसे भी तुम दो? नहीं नहीं। नहीं मांगा ना। तो क्या देता नो। है वो? जो सर्विस है उसके पैसे लेती है कंपनीज। कभी जी। भी
सर अच्छा, सर्विसेज देने के लिए उनको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। जी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑपरेशनल कॉस्ट है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन कॉस्ट है, वो कॉस्ट कभी भी नहीं लेते वो आपसे, राइट? जी तो कहने का मकसद ये है कि हम, कॉन्सेप्ट क्या है, हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, राइट? और सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे ले रहे हैं। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड ये कहता है, क्लाउड का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसर मत खरीदें, कंप्यूटर मत खरीदें, लैपटॉप मत खरीदें, लैपटॉप को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर मत खरीदें, ईआरपी मत खरीदें, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ना खरीदें, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए वेब सर्वर्स ना खरीदें। हमारे पास ये सब चीजें हैं। आप हमसे ये सारा रिसोर्स जितनी मुद्दत के लिए चाहिए हमसे ऑन लीज या रेंट पे, कंजम्पशन बेस्ड हमसे ले लें। इससे ओके आपको सर। क्या फायदा होगा? आपको खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। आप, ये ऐसे ही है कि जैसा कि आपने कहीं जाना है, तो एक ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी खरीदें और फिर चलाएं। अब गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम लोग जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? करीम लेते हैं कि नहीं लेते? जी सर। अब जो करीम वाला है, वो करीम वाला आपसे गाड़ी की कीमत भी लेता है। नहीं नहीं, वो सिर्फ क्या रेंट लेता चार्ज है? कर। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेता है। वो कहता है भाई, तो ये चीज हो गई कि बजाय, अब आपके पास कितने लोग ऐसे हैं जो गाड़ी नहीं लेते, करीम को यूज करते हैं? ऐसा है ना? जी क्यों? सर्विस तो यूज करते वो कहते हैं कि वो पैसा जो हम गाड़ी की कीमत में लगाएं, उस पैसे को अगर मैं कहीं और लगाऊं, जिनके पास महदूद पैसे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं उससे ज्यादा अब मेरे पास है ही 7 लाख रुपए और मैंने गाड़ी लेनी है, तो मैं गाड़ी ले लूंगा तो मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 7 लाख को अपने कारोबार में लगाऊं, उससे रेवेन्यू अर्न करूं, और जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मैं करीम के थ्रू पे करता रहूं, तो थोड़े थोड़े वहां जाते रहेंगे, मेरा काम भी चलता रहेगा। क्लाउड हैं। जी कंप्यूटिंग में यही है कि एक कंपनी आपको कहती है भाई मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर में लैपटॉप्स भी हैं, सर्वर कंप्यूटर्स भी हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी हैं। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी हैं, ईआरपीस भी हैं, वेबसाइट भी बना दूंगा, उसके अलावा डेटाबेसेस भी हैं, मोबाइल ऐप्स भी हैं। तुमने जो यूज करना है मुझसे ले लो, खरीदो जी मत, सर। मुझसे ले लो, पैसे ले लो उसको, और मुझे उसके पैसे देती हो। ये है जी कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि आपने, क्लाउड इज पोर्टेबल ना, बादल आया, बरसा, चला गया, तो आपने क्या किया, क्लाउड ले लिया, जितनी देर पानी चाहिए हुआ आपने कहा भाई पानी बरसाते रहो, और आपने उसको पे कर दिया। जी ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। कुछ समझ आया? जी सर। अब अब अगला सवाल यह है कि हम क्या चीज किराए पे ले सकते हैं। अगर आपने किराए पे लेना है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हार्डवेयर, प्रोसेसर, सर्वर्स, फिजिकल ऑपरेटिंग सर्वर्स, स्टोरेज कैपेसिटी, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, अगर ये आप एज अ सर्विस लेती हो, तो इसको क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके ठीक। सर। जी लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेती हो, आप कहती हो भाई मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम, हार्डवेयर मेरे पास है, मुझे चाहिए ईआरपी, मुझे चाहिए मोबाइल ऐप, मुझे चाहिए ग्राफिक टूल, सॉरी ग्राफिक टूल नहीं, मुझे चाहिए डेटाबेस। तो इनकी अब इस सॉफ्टवेयर चीज की को, जरूरत नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए, बने बनाए सॉफ्टवेयर चाहिए, बने बनाए, बार बार कह रहा हूं, बने बनाए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? अब ये सर्विसेज जो आप लेने को बोलेंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके तीसरी सर। बात, आप कहते हो भाई मुझे सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए, मैं खुद बनाऊंगा। क्या? क्या खुद बनाऊंगा? जी सर।
क्या खुद सॉफ्टवेयर बनाओगे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लेकिन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर चाहिए। आप कहते हैं भाई मुझे वो दे दो, मुझे वो औजार दे दो और मैं उससे सॉफ्टवेयर बना लूंगा। अब ओके क्या सर। हुआ, इसको क्या बोलेंगे? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है। तो समझ आई बात की? जी सर, अब समझ आ शुक्र गई है। शुक्र है जी। आगे चलें जी। आपका नाम क्या था? सर अनम मेरा नाम है। सर वो लैंग्वेजेस का भी एक दफा क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। ओके, लैंग्वेज भी कर देता हूँ। चलें जी, बासिम आगे चलें। ये जरा सादिया को अनम्यूट करें। बासिम, 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 आर यू हियर? अच्छा अनम चलें। अभी कौन है मेरे साथ? जी सर मैं ही हूँ अनम। अनम, मैं लैंग्वेज का इतना क्लियर कर देता हूँ। लैंग्वेज, एक लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, जिसको कंप्यूटर समझता है, उसको उसके उसके दो नाम है, उसके तीन नाम है। कंप्यूटर समझता है 0 1 की लैंग्वेज को, ये तो सबको पता है ना। बाइनरी क्या? लैंग्वेज। उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, एक नाम। उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज, दूसरा नाम। उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, तीसरा नाम। ये तीनों मुतरादिफ हैं, तीनों एक ही चीज के नाम हैं। क्लियर हो गई बात? जी सर। लेकिन हम कंप्यूटर्स को क्या देते हैं? सर हम क्या देते हैं? डेटा देते हैं उसको तो बस। शुक्र है ये नहीं बोल दिया हम उसको फल देते हैं, फूल देते हैं। हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम जी सर। उसको किस जबान में इंस्ट्रक्शंस देते हैं? उर्दू में, पश्तो में, सराइकी में, इंग्लिश में, किस में? हम तो इंग्लिश में देते हैं, लेकिन उस तक जो पहुंचती है वो डिजिट्स जो 0 1 में पहुंचती हैं। कैसे पहुंचती हैं? ये सर तो उसकी बड़ा लैंग्वेज। अच्छा खुद साख्ता अफसाना हो गया, खुद से पहुंच जाती हैं। ऐसे नहीं होता। हम उसको, हम वो सुन सकता है, नहीं सर। सुन सकता है, नहीं नहीं। महसूस कर सकता है। नो सर। तो इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे? सर किसी भी कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं आप? कीबोर्ड के मतलब लिखेंगे ना, जी सर। लिख के देते हैं। किस में लिखते हैं? इंग्लिश में। जी। 1 0 में क्यों नहीं लिखती हैं आप? नो सर। जब, क्या आप आज से ईमेल लिखें 1 0 में लिखें, फिर मैं देखता हूं। नो सर। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है ना ये 0 1 यस, की। दैट इज माय पॉइंट। तो जिस लैंग्वेज में आप लिख रही हैं वो लैंग्वेज तो उसकी लैंग्वेज नहीं है। अब क्या करें? तो आपकी जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उसको बोलते हैं ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज, उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब मसला क्या है? आप अपनी लैंग्वेज में बात कर रही हैं, वो अपनी लैंग्वेज समझता है। दरमियान में क्या चाहिए हमें? ट्रांसलेटर जो है वो। तो वो जो ट्रांसलेटर है वो भी क्या होगा? वो कोई जिनभूत होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई हार्डवेयर होगा, क्या होगा? जी सर। सॉफ्टवेयर होगा क्या? फिर कोई भी। यस। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? वो आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में है उसको कन्वर्ट करेगा। लो लेवल में। यस। और वो जो सॉफ्टवेयर होगा उसको क्या बोलेंगे? सर बताएं क्या बोलेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और वो ठीक है दो सर किस्म के थैंक हैं। यू। और वो दो किस्म के हैं, या तो उसको बोलेंगे कंपाइलर या उसको बोलेंगे इंटरप्रेटर। ओके सर। क्या ठीक है है? सर। कंपाइलर या, कंपाइलर। इन दोनों में क्या फर्क है ये भी बताता चलूं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है, सबको कह रहा हूं मैं ये। कंपाइलर क्या करता है कि आप यूं समझें कि आपने एक सफ़ा, बचपन में लोग ट्रांसलेशन करते थे, तो एक तरीका ये है कि आपने इंग्लिश का एक सफ़ा है उसको ट्रांसलेट करना है, उसमें मुख्तलिफ जुमले हैं। एक तरीका ये है कि आप पहले पूरा सफ़ा पढ़ लें और फिर एक दफ़ा ही उस पूरे सफ़े को ट्रांसलेट करें। दूसरा तरीका ये है कि आप जुमला ब जुमला तर्जुमा करते जाएं। इसका मतलब हो गया कि जो कंपाइलर है वो बेसिकली, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है कि आपने तर्जुमा किस अंदाज में करना है। अगर आप
जुमला ब जुमला तर्जुमा कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन तर्जुमा कर रहे हैं, और उसको एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं साथ साथ, ट्रांसलेट भी कर रहे हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो ये इंटरप्रेटर होगा। कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरे प्रोग्राम को, तमाम इंस्ट्रक्शंस को पहले ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो मेन डिफरेंस इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या हुआ कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन। वो जिस लाइन को ट्रांसलेट करता है उसको उसी वक्त क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। एग्जीक्यूट कर देता है। जी सर। और जो कंपाइलर है वो क्या करता है, पहले पूरी तमाम इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और फिर क्या जी करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। यस। तो ये डिफरेंस है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बासिम, जी सर। बासिम कहाँ चले गए? और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू, सब क्लियर। गुड। अच्छा, अभी मैंने तो ये मुझे भूल ही गया, किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है? सर मुझसे पूछे। हाँ, सारी बात है। और कौन है यहाँ पे? साइबर हाइजीन ये आपने बताया है। जी, गुड, ओके। बासिम, अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, ये बासिम जो है मुझे वो कर गए। जी सादिया, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम जी। सर मुझे ये थोड़ा सा ना वैसे तो सारा लेक्चर क्लियर है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। वो जो आपने कहा कि जिसमें हम डेवलपमेंट टूल्स लेते हैं सॉफ्टवेयर बनाने डेवलप करने के लिए, हम मोस्टली सॉफ्टवेयर लेते हैं। तो जो दूसरी तरफ आपने बोला कि जो SAAS है, वो जब आपने लिखवाया था आपने सर्वर एज ए गलत लिखवा सर्विस दिया। यस, गलत अच्छा लिखवा ये दिया, गलत सॉरी। है। गलत है, अच्छा गलत है, वो गलत है। ठीक, मुझे आई रियलाइज कि वो सर्वर एज अ सर्विस नहीं है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। यस, यू चलें ठीक यू यू पिक दिस राइट थिंग। ठीक है। तो सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि जब हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेते हैं तो हम ERP लेते हैं, मोबाइल ऐप्स के ERP हो लिए। गया या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए, यस, या जी मोबाइल ऐप्स हो तो गए। सर जी ERP भी तो सॉफ्टवेयर है ना? हाँ, तो हम तो बना बनाए लेते हैं ना। अच्छा ये जब, बना बनाया है, जी, बिल्कुल टोटली बना बनाया है, इससे बिल्कुल। हम जब, कुछ डेवलप नहीं कर रहे, इसको बस नहीं यूज नहीं कर नहीं, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप कोई तो जब बनी बनाई चीज लेंगे ना, तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होगी। लेकिन जब आप बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर लेंगे ना, तो उसको बेसिकली जी जी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहेंगे। ठीक हो गया। और सर दूसरी बात मैंने ये करनी थी, आपने लास्ट टाइम जो आर्टिकल दिया था उसमें था इंटरनल थ्रेट्स ऑडिटिंग में। तो उन्होंने उसमें ये बोला था कि जो इंटरनल थ्रेट्स हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं होते हैं। ऑडिटिंग में जो जी। तो मैंने थोड़ा सा ये मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि जो इंटरनल थ्रेट्स हैं क्या ये एम्प्लॉयज की तरफ से होते हैं या आपके बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल, में? अच्छा इसका एम्प्लॉयज। सिस्टम एम्प्लॉयज की तरफ से होते हैं। हाँ, और दूसरा अगर उन्होंने एक जी जी जी। दूसरा उन्होंने एक एजेंट बोला था कि हमें जब ऑडिटिंग करनी होती है तो हमें ऑडिट कंसोल और ऑडिट एजेंट, मतलब उसके दो सिस्टम्स हैं। तो जो ऑडिट एजेंट है ये मैंने पूछना था कि इट इज ह्यूमन और अ सॉफ्टवेयर और इट इज अ सिस्टम? सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर। इट्स अ और सॉफ्टवेयर। सर ये जो आर्टिकल लिखना है इसको सबमिट करवाने के लिए कोई ईमेल एड्रेस आपने नहीं दिया? वेरी गुड क्वेश्चन। लिखें आप लोग ईमेल आईडी। सर अगर आप टाइप कर दें तो वो जरा गलती का चांस कम होता है। आप लोगों को ये मेरे पास वो ईमेल आईडी आ रहा होता है आप लोगों का पास, जो है ये जिस पे आप गूगल क्लासरूम लेते हो तुम लोग? नहीं सर मुझे तो नहीं शो होता, लेकिन मैं एक दफा दोबारा देख लूंगी। मेरा ख्याल है अच्छा, नहीं आप लोगों होता को क्योंकि मुझे, मैंने देखने की कोशिश की थी लेकिन मिला नहीं था। अच्छा लिखो, मैं ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। करो, ये ईमेल आपने मुझे इस पे करनी है। और misicmap@gmail.com। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो आर्टिकल होगा वो अच्छा होगा, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होगा। MISICMAP@gmail, और और अच्छी सर ये बातें लिखी आर्टिकल होंगी।
जी इंशाल्लाह। सर ये आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना दो चाहिए? पेज 2 पेज। 2 पेजेस का। मुझे सर लगता एक है चीज जो आप मैंने, जो है वो आर्टिकल राइटिंग करती हो। जी सर। गुड। आई एज्यूम, मुझे अब आपकी बातों से लग रहा है कि आप अच्छा आर्टिकल राइटिंग करती हो। तो मुझे 2 से 3 पेज का साइबर हाइजीन चाहिए। अच्छा, देखता हूँ कौन अच्छा लिखता है और फिर मैं उसको जी पब्लिश सर। करवाऊंगा जो अच्छा जी लिखेगा। गुड। सर मुझे ना थोड़ा सा आपसे पूछना था, जो मुझे पढ़ने में मसला हो रहा है, शायद मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। जब आप लेक्चर देते हैं ना, तो जो आप पढ़ाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। जैसे आपने ये IAS और PAS बता दिया सारा, ये मुझे क्लियर है। अगर मैं इसी को लेके चलूं तो मैं क्लियर हूँ, लेकिन जब मैं ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करती हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने क्लियर ये करना है कि क्या मुझे इतने डेप्थ में जाना चाहिए, या मेरा लेवल यही है जो आप कर रहे हैं, बस यहाँ तक रहूं। अभी फिलहाल मैं कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल बेस पे रख रहा हूँ। अभी मैं आपको यूं अच्छा। समझें कि हॉरिजॉन्टल डेप्थ दे रहा हूँ। ठीक है। जी। मैं आपको मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ कि ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी डेप्थ में लेता जाऊंगा। यानी तो कि जैसे आप करवा रहे हैं, अगर जी उसी पे फोकस। उससे थोड़ा सा ज्यादा जहां तक आपको समझ आ जाए वो पढ़ लिया जी करें। और उससे आपको ज्यादा। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लिया करें। तो उससे दो जी फायदे सर। हो जाएंगे। या तो मैं कह जी। दूंगा कि ये आपके स्कोप से बाहर है, या मैं उसको समझा दूंगा। तो उसको खुद फैसला मत लो, मुझसे पूछ लो और फिर मैं बता दूंगा कि उसको क्या करना है। ठीक हो गया। और सर मेरा ख्याल है एक अभी आपने करवाना है नाम, सर्वरलेस कंप्यूटिंग। हाँ, वो भी मैं अभी ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग जो है ये बिल्कुल नहीं है। अभी तो मैं ये 3 करा रहा हूँ। ये 3 देखो समझ आ गई। अभी हमें क्या समझ आना चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जी। से अगर हम बात करें, क्लाउड जी। कंप्यूटिंग क्या है हमें समझ आना चाहिए। जी। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं हमें समझ आना चाहिए। क्लाउड जी। कंप्यूटिंग कितने किस्म की है, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड, हमें समझ आना चाहिए। जी। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज मॉडल्स क्या हैं, IaaS PaaS SS, ये हमें आने चाहिए। जी। ठीक है। अच्छा, 5वीं चीज, मशहूर क्लाउड्स के नेम क्या हैं। मैंने जैसे अमेजोन अच्छा, का मशहूर बताया, क्लाउड्स के नेम, ठीक एजोर का ठीक। बताया, IBM का जी बताया, एप्पल का बताया, ये पता होने चाहिए। स्टोरेज के बताया, अच्छा। गूगल ड्राइव, जी। ड्रॉप बॉक्स, ये चीजें पता, तो ये बातें आपको जी। पता होनी चाहिए। अब ठीक हो गया अगली जो सर। बात है वो मैं आगे जी। जाके आपको कुछ आर्टिकल्स दूंगा, कुछ चीजें कराऊंगा कि जी। अब इसका पहले तो मैं बता दूं ना कि व्हाट इज दिस, जी। राइट। फिर हम आगे चलेंगे, इसको और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है सर, छोटा सा एक क्वेश्चन है। वैसे पूछें। इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैसे मैं पूछ रही हूँ। सर जी जी। जैसे यूट्यूब है और ब्लॉगर है जिसपे हम ब्लॉग्स लिखते हैं, तो हम्म। इनके भी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है? मतलब ये इनकी भी भी एक ये यूट्यूब की मतलब भी काफी सर्विसेज क्लाउड्स पे हैं, बिल्कुल है। जैसे हम चैनल बनाते हैं तो हमारा सारा डाटा वो अपने क्लाउड कंप्यूटिंग पे रखते हैं। ये मैं ये आप बिल्कुल सही ऐसा कर सकते हैं, वो अपने पब्लिक क्लाउड के ऊपर रखते हैं। अच्छा, जी। उसमें डिपेंड करता है कि वो जो कोई चैनल जो अब बन रहे हैं वो तो मोस्टली पब्लिक जी। क्लाउड के ऊपर है। लेकिन जो जी। पुराने हैं वो जी। उस वक्त शायद वो पब्लिक क्लाउड पे ना होते, लेकिन वो अब मोस्टली अब चीजें क्लाउड पे चली गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और ब्लॉगर वगैरह पे जो हम कंटेंट लिखते हैं वो भी मतलब वो क्लाउड सब क्लाउड। कंप्यूटिंग पे होता है? लेकिन हम किसी एंटरप्राइज के बारे में ये कमेंट इसलिए नहीं दे सकते जब तक हमें उस कंपनी का टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर ना पता हो। ठीक हो गया, यानी कि लेकिन हर कंपनी का द अपना बेस्ट ऑफ होगा। माय ओपिनियन, मैं अभी ओपिनियन बिल्ड कर सकता हूँ कि जी। व्हाट आई कैन सी कि भाई गूगल की सारी सर्विसेज क्लाउड पर है। जी। अच्छा, ब्लॉगर की सब सर्विसेज क्लाउड पर है। लेकिन जो एक क्या कहना चाहिए हतमी राय है, वो तभी इंसान दे सकता है जब उस चीज को खुद देख ले। ठीक हो गया। और सर एक प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है, अगर आप पूछूं जी आपसे? जी जी, पूछें पूछें, सर अभी मैं सब कुछ। जी सर, वो मैंने जब मैं बुक पढ़ रही थी तो उसमें आया था कि जो B2C है बिजनेस, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी और वो यूज़फुल क्यों होंगी डिजिटल प्रोडक्ट से B2C में? मुराद डिजिटल प्रोडक्ट से मुराद है सॉफ्टवेयर डिजिटल अच्छा। प्रोडक्ट, ठीक। सॉन्ग्स डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक हो ग्राफिक गया। डिजाइनिंग जी। डिजिटल सर्विस है। जी। अच्छा, जितनी फ्रीलांसिंग चीजें हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड चीजें, तमाम वो। प्रोडक्ट्स ही डिजिटल सर्विसेज हैं। अच्छा, जी सर। डिजिटल आपके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। ठीक है। तो सर आपकी जी। ई बुक्स जी। डिजिटल ई बुक्स। प्रोडक्ट्स हैं।
ई बुक्स हो जो गया। हैं, आपके जो ग्राफिक डिजाइन्स हैं, आपके जो वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स हैं, आपके जो मैगजीन्स के कवर पेजेस के डिजाइन्स हैं, जी आपके सर। घर के नक्शे हैं, आपके जी, इंटीरियर डिजाइनिंग के टेम्पलेट्स हैं, यानी कि हम आपकी कह सकते फर्नीचर हैं। के डिजाइन्स हैं जी जी सर, आजकल। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट फॉर्म में चीजें हैं वो डिजिटल। बिल्कुल। तो ये सर ये। सॉफ्ट, हाँ, लेकिन नहीं, जी, सॉफ्ट फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि मैंने नक्शा कागज पे पेंसिल से बनाया और मैं उसको स्कैन करके कहूँ ये डिजिटल हो गया। नहीं, उसको ऑपरेट वहां पे हमें करना पड़ेगा, मतलब मैं सॉफ्टवेयर को अगर यूज कर। वो मैप ऑटोकैड के थ्रू बना के करता हूँ तो वो डिजिटल है। ठीक हो गया। तो सर ये B2C के लिए ये क्यों इतने बेनिफिशियल है? क्योंकि बी टू नहीं, ये बात कि सिर्फ यही बेनिफिशियल है, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट को डिलीवर करना आसान है रिलेटिवली टेंजिबल प्रोडक्ट के, इसलिए उसका पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। बाकी सब क्लियर है, जो अभी तक पढ़ा ओके, है सब क्लियर है। चलो, थैंक थैंक यू। यू। अच्छा जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट में है सादिया हो गई, अनम हो गई। जी सर वो कहो। हाँ जी जी सर वो जी। केवान है स्टूडेंट, फैसलाबाद से ही है। तो अगर ऑनलाइन है, वो उन्होंने आगे मैसेज किया था, तो उनको जरा आप सुन लेंगे। मैंने उन्हीं को अनम्यूट किया है। आप भी फैसलाबाद से अच्छा। हो? जी सर। असल में सर हम लोग जो है ना, हम सिर्फ आपकी क्लास ही लेते हैं, हमारी फिजिकल क्लास नहीं होती है। तो हम ग्रुप 3-4 बच्चों का हमारा ग्रुप है, तो हम लोग मतलब आपस में इन टच रहते हैं। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, मैं फैसलाबाद आया पे तुम लोगों के पास आऊंगा। आगे जी चलें। सर, इंशाल्लाह जी केवान। जरूर। जी केवान, वालेकुम आर सर। यू हियर? जी केवान जी, बताइए। वालेकुम सर सलाम। मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरे ना आज फर्स्ट लेक्चर है। माशाल्लाह, अच्छा। तो तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रीवियस लेक्चर जो आपके हैं वो तो मैं अब सुनना शुरू किए हैं आज से। तो हम्म। सर हम आप पीछे प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें जो मुश्किल हो रही है कुछ चीज़ों की, तो मैं कह रहा था आपको नंबर मुझे मिल जाए आपका, कि आपसे मैं समझ सकूं कोई चीज़ वगैरह, अगर मुझे नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी। वो सर मैंने पहले कभी कंप्यूटर पढ़ी ही नहीं ज़िंदगी में आज तक। ये पहले इसकी तानीस तो ठीक कर दो, कंप्यूटर पढ़ ही नहीं होता, पढ़ा होता है। अच्छा, सर पढ़ी दूसरी बात पढ़ा नहीं ये, जो भी है सर। पढ़ा नहीं, उर्दू गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। ओके सर, दूसरी ठीक बात सर। ये कि जब तुम्हें कोई मसला हो तो तुम अभी पढ़ो इसको, और उसके बाद जी हम क्लास के एंड के ऊपर ये लेक्चर खत्म करके बाकी सब लोग चले जाएंगे, तो फिर मैं आपको इंडिविजुअली करा दूंगा। चलो सर, वैसे आप नंबर नहीं आप दे सकते कि कोई आपसे नहीं, मैं। नंबर टेलीफोन, असल मसला पता है क्या है? मैं नंबर दे जी दूं। सर। एक तो ये कि सुबह से शाम ऑफिस होते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब ऑनलाइन के बाद फिर वो टाइम जो है मोबाइल देना, वो फिर पता है, वो मोबाइल पर्सनल नहीं रहता। तो मैं इसलिए जी मोबाइल देने के हक में नहीं होता, और इसको बुरा नहीं मानना, लेकिन ये कि ऑनलाइन आपका जो पर्पज़ है मोबाइल जी नंबर सर। लेने का, वो यहाँ सर्व हो जाएगा। ठीक है सर। सर इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कोई मसला आए तो मैं आपसे ये लेक्चर के बाद क्लास आपसे के मैं। बाद। जी जी जी, जी, बिल्कुल। लेक्चर के बाद मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ उस बारे में। बिल्कुल चलो बिल्कुल ऐसे सर, ही। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। जी फर्रुख। फर्रुख। जी, मैंने सबको ही अनम्यूट कर दिया यार। कोई है तो बताएं, कोई सवाल है तो पूछें। आज तो ऑफिस आप भी नहीं आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन? सर मुबशिर बात कर रहा हूँ। ये मुबशिर। सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपने बताया था कि ये क्लाउड पे जाता है, सर ये बकायदा जो फिजिकल स्टोरेज होती है फिजिकली प्रोवाइड करते हैं, या जो फिजिकल हमारे आइटम है बैंडविच है? फिजिकल स्टोरेज रिमोटली प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी सर्विस दे देंगे फिजिकल प्रोडक्ट की, जो मतलब हमें जैसे आप स्टोरेज। गूगल ड्राइव एक्सेस कर रहे हो जी 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 सर। वैसे। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है सर गूगल ड्राइव। जी। बस सर ये एक ही क्वेश्चन था मेरा। ओके, और किसी का सवाल? अब बाकी लोगों को भी मैंने अनम्यूट किया हुआ है प्रोबेबली। और कोई है अभी? सलमान? anyone else having any question, please? तूबा, सलमान, मलिक अफान, जुनेद, फर्रुख, अनम, सादिया। जी सर, मेरा क्लियर हो गया। ओके, चलें। सादिया, आप कहाँ पे ऑनलाइन ये आर्टिकल राइटिंग करती हो?
सर मैंने ब्लॉगर्स पे लिखे थे तो फिर मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी तो फिर मैंने बंद कर दिया। कितने लिखे आर्टिकल्स? सर मैंने 3 लिखे थे लेकिन मैं पढ़ती रहती हूँ जिसकी वजह फिर बाद में छोड़ दिया, वो भी ये स्टडी पे ये फोकस कर रही हूँ। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जो है आर्टिकल जो है 1-2 दूंगा आप लोगों को, फिर कोशिश करना कि उसको क्या कहना चाहिए, उसको पब्लिश कराएं। पहले ये लिखो ना, 2 पेज का आर्टिकल, देखते हैं कैसे लिखते हैं। लेकिन जी इसके लिए ठीक है। कंटेंट, अब आपको आर्टिकल राइटिंग लिखती हो तो इसको तो अंदाजा है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा जी लिखा जाएगा। तो सर ये जरूरी है कि परसों तक ही देना है? नहीं, आप जितना हो जाए उतना शो कर दें, बाद में इंप्रूवमेंट बाद में करती रहना। देखें पता चलें तो चले, अगर मैं कह दूं कल नहीं परसों नहीं तो फिर वो और आगे चला जाएगा। चलें ठीक है, थैंक यू सर, बहुत ठीक है ना? शुक्रिया। चलो, दूसरा जी ये कि सर। जो गूगल क्लास का कोड है किसी के पास तो वो बेसिकली उसमें शो करते हैं, ये मैसेज पे लिख दो ताकि ये सलमान को पता चल जाए। और जुनेद का सवाल ये है कि आप साइबर हाइजीन, तो आपने आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, साइबर हाइजीन यही सर्च करना है। ठीक है, चलो बाकी फिर इंशाल्लाह सर नेक्स्ट एक मुलाकात होगी। सर एक एक हाँ, चीज क्लियर कर दें। जी जी एनी बात कर रही हूँ जी जी सर। बताएं। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो एसेंशियल है चीज, वो हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? उसकी रिलायबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है और एब्स्ट्रैक्शन है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, ठीक होगा। उसकी रीजन ये है थैंक कि रीजन भी बता देता हूँ। रीजन जी ये है सर। कि जब आप किसी से सर्विसेज ले रही हो, ठीक है, जी तो सर्विसेज देने वाला अगर सर्विसेज देने की सर्विसेज की, मैंने क्या कहा था कि सिक्योरिटी की 3 पिलर्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो अगर वो जी अवेलेबल अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज रिलायबल नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, बेहतर है कि खुद ही बना लिया जाए। ठीक हो गया सर। क्लियर हो गया। ठीक हो गया? जी सर, हो गया। चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट कल थैंक मुलाकात यू होगी। सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। बासिम।